नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान की पहचान रेगिस्तान के रूप में है, थार के मरुस्थल के रूप में है, सूखे के रूप में है। यहाँ पर दूर दूर तक मिट्टी माटी जिसे कहते हैं, सोना रेगिस्तान का तमाम वो बातें राजस्थान के संदर्भ में जो होती है, इस बार के मानसून ने उन सब बातों को बदल दिया। ऐसा राजस्थान में होता है दशकों में कि बारिश का कहर इस तरह बरसता है कि वो बाढ़ का रूप लेता है। अभी तक राजस्थान में बाढ़ की स्थिति नहीं आई, लेकिन बारिश जो अच्छी हुई उसी से हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि जयपुर सहित पूरे प्रदेश में अलग अलग जगह लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। तो रास्तों पर ट्रैफिक 4 से 6 घंटे 8 घंटे तक लगातार बना रहा। इतना ही नहीं, जो परेशानी आम आवाम को हुई उसका जायजा लेने के लिए राजस्थान की सरकार, यूडीएच सेक्रेटरी टी रविकांत, निगम के कमिश्नर और तमाम वो लोग, जयपुर जिला कलेक्टर सहित पूरी ब्यूरोक्रेसी बस में सवार होकर आज सुबह सुबह निकली। 4 से 6 घंटे की इस मुआयना यात्रा में कई इलाकों के जयपुर के वो पहुंचे, ओल्ड सिटी से लेकर मानसरोवर मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में। तो टी रविकांत और उनकी टीम को आखिर क्या कुछ ऐसा मिला जो कि अगली बरसात आए तो ऐसी हालात, ऐसी परिस्थितियां नहीं पैदा होने दे, इसका समाधान निकालने के लिए हमारे साथ करणवीर राजपुरा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, गोविंद छिपा बीजेपी से, और राकेश वशिष्ठ जी और डॉक्टर मुनेश अरोड़ा वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। गोविंद छिपा जी, सरकार निकली मुआयना करने बस में सवार होकर। बड़ी अच्छी बस थी। ऐसी बस दरअसल राजस्थान के आम आवाम को तो मिलती नहीं है, लेकिन ठीक है, ब्यूरोक्रेसी है और सरकार है तो सरकार की बस तो वैसी होनी चाहिए। लेकिन मिला क्या सरकार को? आप थोड़ा लेट आ सकते हो क्या? ये सुबह देखिए मीना जी, मतलब अगर बस में बैठ के निकल गए, सरकारी गाड़ी में बैठ के निकल जाते हैं तो आप कहते हैं जी एसी गाड़ी में घूम रहे हो, आपको तो जनता की परवाह ही नहीं है। मतलब टारगेट पे तो आपको रखना ही है। ये तो सिर्फ नहीं, आपको टारगेट कैसे लगा? आपको इस बात में क्या टारगेट लगा बताइए? एकदम सिंपल, सुंदर, मुस्कुराते हुए सुंदर शब्दों में मैंने तो कहा कि इतनी अच्छी बस हमें नहीं दिखती है। आप बता दीजिए इसमें क्या टारगेट है? देखिए मीना जी, आप भी भाषा के व्यक्ति हैं, मैं भी भाषा का व्यक्ति हूँ और व्यंग्य समझता हूँ कि अच्छी बस, अच्छी सी खूबसूरत बस में निकले आम आदमी को तो अवेलेबल नहीं है। वातानुकूलित हमारे करणवीर जी कह रहे हैं वातानुकूलित। देखिए सबसे पहले तो ये बात है कि देखिए बहुत राजस्थान में एसी वोल्वो भी चलती है, लेकिन हर सीट पर पंखा इतना अच्छा लगा हुआ है, बड़ा एकदम फ्रेश। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये सरकार को मिला क्या, मुआयने में क्या समझ में आया, क्या फाइंडिंग है जिससे कि अगली बारिश हो तो ऐसे हालात नहीं हो। देखिए मुझे तो ये भी नहीं पता था कि हर सीट पे पंखा था। वो बस मैंने तो देखी नहीं, मुझे तो आपकी बातों से ही पता लग रहा है कि वो कैसी बस होगी। मैं तो अंदाजा ही लगा रहा हूँ, क्योंकि जो लोग उसमें गए थे और जिन जिन लोगों ने वो बस देखी है उनको ही अंदाजा होगा इसका। मुझे तो देखो इसका पता नहीं था, आपने कह दिया तो मैं मान लेता हूँ उसको। आपकी सरकार है, आपकी ब्यूरोक्रेसी है, आपके अफसर हैं, आपके लोग काम करने निकल रहे हैं, अब आप निगाह नहीं रखेंगे तो हमारी थोड़ी गलती है। वो नहीं है। अच्छा चले, देखिए मूल बात मुद्दे की ये है कि जो सरकार निकली है, देखिए सबसे अच्छी बात तो ये कि सरकार निकली, ये बहुत अच्छी बात है। आपको मुझे आपको अप्रिशिएट करनी चाहिए कि सरकार कैसे भी करके मौका मुआयना करने निकली है। वरना आज तक इस तरह के, ये बात सही है कि जब अभी जो कह रहे थे कि एसी कमरों में, जो मतलब मैं ही कह रहा था आपकी ओर से कि एसी कमरों में बैठ के मौका मुआयना कर लिया जाता था, और लेकिन ये सरकार देखे कि इस बात को तो आप मानना चाहिए। अब देखिए जितनी भी, आज तो जयपुर शहर का ही दौरा हुआ है, लेकिन तमाम तरह के जितने भी जिला कलेक्टर हैं उन सबको इस तरह के निर्देश है कि आप अपने अपने जिलों में, क्षेत्र में जाइए और अपने अपने क्षेत्र का दौरा कीजिए। वहां पर जो भी कुछ हालात बिगड़े हैं और उन हालातों से कैसे जनता को राहत दी जा सकती है, उसका एक रोड मैप तैयार कीजिए। इसमें एक सबसे अहम बात है, वो ये है कि अभी ये नहीं मानना चाहिए कि बरसात, अभी जो इसको इस ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है इस कार्यक्रम में भी और तमाम तरह के 25 चैनल पे भी,
कि साहब बरसात जैसे 8 दिन का जो वो एक बरसात भारी बरसात थी, अब चली गई है और अब हमको दुरुस्त करना है। मेरा ऐसा मानना है कि इस तरह की सोच अभी करना भी जल्दबाजी होगी। अभी तो एक बीच में हम लोग एक निकले हैं कि अभी तात्कालिक रूप से क्या इंतजाम किए जा सकते हैं। तो जगह-जगह जहाँ खड्डे हो गए हैं पानी के भराव की वजह से, पानी जहाँ इकट्ठा हुआ है, तो वहाँ कट्टे डालने का काम आज से ही शुरू हुआ है। मैं स्वयं जाके भी किया है। दूसरी जगह अगर कहीं भी जो पानी भराव की समस्या है, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा मशीनरी लगाकर उस पानी, मान लो बरसात और होगी, जैसा मैं कह रहा हूँ, बरसात अगर और होती है, तो वहाँ पे पानी का निकास जल्दी से जल्दी हो, क्योंकि पानी बहुत तेजी से जमीन को और सड़क को काटता है। तीसरा ये है कि अगर कहीं पे बिजली की दुर्घटना संभावित क्षेत्र है, वहाँ पे हमारी नज़र है। भगवान की कृपा है और सरकार की मुस्तैदी है कि अभी तक बिजली करंट से कोई समाचार पूरे प्रदेश भर से नहीं आया है। तो हमारी इस पे इस नज़र है कि कोई इस प्रकार की दुर्घटना बिजली से ना हो, क्योंकि अब देखिए सड़कों में पानी भरना, सड़कों से पानी निकालना करना, ये सब चलता ही रहेगा, लेकिन बिजली अभी हमारे कंट्रोल में है। बिजली से कोई मौत ना हो, बिजली के कोई करंट से, क्योंकि बरसात में इस तरह की भी दुर्घटनाएँ अक्सर हो जाया करती हैं, चाहे उस पे हम अभी तक अंकुश लगा पाने में कामयाब हुए हैं। अभी तक तो जी। मोटी-मोटी यही जानकारी आई है, बाकी अभी और जैसे जानकारी आएगी तो मैं आपको बताऊँगा। जी, तो सरकार और संगठन में ये जो कामों को लेकर तालमेल कि भई सरकार जो कर रही है उसकी पहुँच संगठन तक हो, ये होती नहीं है या आप लोग प्रयास नहीं करते हैं, क्या है ये तो आप लोग ज़्यादा बेहतर ढंग से समझते हैं। लेकिन करणवीर सिंह राजपुरा जी, गोविंद सिंह छिपा जी ने जो कहा बिल्कुल ठीक है, एप्रिशिएट करना चाहिए। सरकार की मशीनरी पूरी तरह एक्टिव है, पूरे ऑफिसर्स एक साथ मिलकर, कलेक्टर भी शामिल है, यूडीएस सेक्रेटरी भी है, निगम के कमिश्नर भी हैं और भी तमाम लोग हैं। अगर सब लोग एक साथ पूरी ब्यूरोक्रेसी की टीम एक टीम की तरह काम करती है तो उससे काम भी होते हैं, पब्लिक में भरोसा भी बढ़ता है। करणवीर सिंह राजपुरा जी एप्रिशिएट करना चाहिए क्योंकि अभी तक हमें विपक्ष तो कहीं दिखा नहीं है ऐसा करते हुए कि जनता के बीच जा रहा है या जनता की प्रॉब्लम्स देख रहा है या आपके नेतागण जो है वो सड़क पर उतर रहे हैं। विपक्ष तो जमीन से एकदम नदारद है। मीना जी, आपका दृष्टि दोष हो सकता है कि आपको विपक्ष नहीं दिख रहा है, बाकी विपक्ष तो लगातार अपना काम कर रहा है। जहां भी जनहितैषी कार्य करने होते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर वो काम कर रहे हैं। चाहे जयपुर शहर की बात कर लीजिए, चाहे राजस्थान के किसी भी दूर दराज गांव ढाणी तक। एक वीडियो आया था प्रताप सिंह खाचरियावास जी का, अपने कमरे से बैठकर सोफा पे वो एक वीडियो संदेश दे रहे थे। सबसे एक्टिव नेताओं में से, सिविल लाइंस के सबसे एक्टिव नेताओं में से। और मुझे कोई नेता आपके जयपुर में सड़कों पर नजर नहीं आए जनता के बीच में। कोई एक दो नाम है आप बता सकते हैं, कोई वीडियो, क्योंकि आजकल तो वीडियो रील बनाना सबसे बड़ा पैशन हो गया है, सबसे बड़ा प्रदर्शन हो गया है, सबसे बड़ी जरूरत हो गई है। कोई दिख ही नहीं रहा है। आपके पास कोई है तो दिखाइए। बिल्कुल दिखाएंगे मैम, आपको पर्सनली आपको भेजा जाएगा कि कितने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार कच्ची बस्तियों के अंदर राहत कार्य में जुटे हैं। पानी की जो निकास है उसको दुरुस्त करने के लिए लगे हुए हैं। चाहे रफीक खान को ले लीजिए, अमीन कागजी को ले लीजिए, ये लोग भी लगातार कल दिल्ली रोड के ऊपर एक आंदोलन हुआ था, वहां के लोगों ने हाईवे जाम कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये बताने के लिए, उन अधिकारियों को ये बताने के लिए, ये समस्या आजकल की नहीं है। जो दिल्ली रोड का दिल्ली बाईपास है, उस पे एनएच पे लगातार लंबे समय से मांग होती आ रही है कि एनएच के अधिकारी वहां आए और नालों की निकासी का, पानी का पुख्ता इंतजाम कीजिए। परंतु वो कहीं ना कहीं वो कमी रही। उसका विरोध का सामना अशोक परनामी को भी करना पड़ा। कहीं ना कहीं वहां मुस्तैदी से, चाहे अमीन कागजी हो, चाहे रफीक खान हो, चाहे प्रताप सिंह खचरियावास हो, इसके अलावा करणवीर जी जब आप कहते हैं कि लंबे समय से मांग थी, करणवीर जी जब आप ये कहते हैं कि लंबे समय से मांग थी, तो आप ये जानते भी हैं कि वो मांग पूरी नहीं होने के क्या कारण थे। अशोक गहलोत जी की सरकार थी और अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहते हुए उस काम को नहीं कर पाई तो आपको ज्यादा बेहतर ढंग से मालूम है वो तमाम कारण। आप सरकार को सुझाएंगे वो कारण जिनसे कि एनएच मतलब मंत्रालय से जुड़े हुए लोग भी आए, सरकार भी काम करे और फाइंडिंग उसको लेकर क्या है। ये इस तरह का आंदोलन जो कल हुआ या उससे पहले भी कई बार हुआ, वो आगे नहीं हो साल दो साल बाद।
बिल्कुल मीना जी, जयपुर के चारों ओर इर्द गिर्द जो पुरानी रिंग रोड थी, चाहे दिल्ली बाईपास मान लीजिए आप उसको, जो दिल्ली से आने वाली जवाहर नगर कच्ची बस्ती, इधर अजमेर रोड, ये तमाम तरह के जो ये सिकर रोड, ये तमाम तरह की जो पुलिया है वहां पे एनएच के गाइडलाइन की वजह से, एनएच की उदासीनता की वजह से, एनएच के अधिकारियों के साथ राजस्थान सरकार के का जो प्रॉपर वर्किंग है वो एनएच के अधिकारी उस पर ध्यान नहीं देते हैं। इस वजह से लगातार वो समस्या आ रही है, और ये आज की समस्या नहीं है, पिछले लगातार 20 सालों से लगातार यहाँ पे वहां के लोग, स्थानीय लोग भी आंदोलनरत है, और अधिकारी समय समय पर, राजस्थान के अधिकारी समय समय पर इस तरह का फीडबैक भी लेते हैं। तो ये उदासीनता कहीं ना कहीं उसकी है, वो समन्वय आपस में स्थापित नहीं कर पाए, और एनएच के मामले के अंदर ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है, सांसद का जो हस्तक्षेप है, वो कहीं ना कहीं नदारद दिखा। पिछले 15-20 सालों से राजस्थान के सांसद का जो रोल होना चाहिए वो कहीं ना कहीं नदारद था। ये केवल एक रबर स्टैंप की तरह ही काम कर रहे थे। अगर कहीं एक्टिवली काम किया गया होता तो राजस्थान के चारों तरफ इर्द गिर्द में, सिटी के आसपास जितनी भी दिल्ली रोड की जो सर्विस से कटने वाली सर्विस लाइन है, वहां ये जल भराव की स्थिति नहीं होती। जयपुर के अंदर आप निकल जाइए मीना जी, ये तो आज अगर एसी बस की बजाय, अगर मैं कह रहा हूं, अगर ये ई रिक्शा लेके निकले होते या ऑटो से अगर इन्होंने औचक निरीक्षण किया होता तो हम जरूर अप्रिशिएट करते। पिछली बार जब भजन लाल जी की सरकार और उनके मंत्री सीएस उच्च निरीक्षण के लिए निकले थे तो हमें भी, विपक्ष को भी लगा था कि कहीं ना कहीं ये कुछ करेंगे। मीना जी, ये ड्रामेबाजी और स्टंटबाजी तक ही सीमित रह गया, धरातल पे कोई काम नहीं हुआ। 8 महीने तक आपदा मंत्री करणवीर जी, हमारी बात शुरू यहाँ से हुई थी कि अगर सरकार और ब्यूरोक्रेसी इस तरह से जनता के बीच निकलती है तो जनता में भरोसा बढ़ता है, एप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल मैम, भरोसा बढ़ता है, पर कहीं ना कहीं जनता को भी ये लगता है कि ये तो पिछली बार भी आए थे। अभी कुछ दिनों पहले सीएस ने उच्च निरीक्षण किया था, सीएम ने किया था, मंत्रियों ने किया था, अक्सर एसएमएस के अंदर भी उच्च निरीक्षण किया था, तो उसका परिणाम क्या निकला? वही उदासीनता, वही ढुलमुल रवैया, वही काम न करने की प्रवृत्ति। आप मंत्री अगर सीट पे नहीं है, अधिकारियों को फीडबैक नहीं है, अधिकारी काम के प्रति निर्देशित नहीं है, तो काम कहां से होगा? यही उच्च निरीक्षण अगर प्रधान ये मुख्यमंत्री जी बारिश के आने से पहले, चाहे वो कट्टों में से जो कट्टे हैं, बाढ़ आपदा नियंत्रण की गाड़ी है, जल भराव की निकासी है, जो पंप है, इन सबकी मेंटेनेंस अगर वो पहले कर लेते, या आपदा प्रबंधन अगर पहले हो जाता, तो कहीं ना कहीं राजस्थान की जनता और जो सैकड़ों राजस्थानियों ने अपनी जान गंवाई है। नहीं तो चीपा जी बोल रहे थे ये मौत नहीं हुई है। चीपा जी, आप रोज जयपुर के अंदर चाहे किसी भी जिले में 10 से 12 मौतों की संख्या रोज अपडेट हो रही है। आप इनका आंकड़ा इकट्ठा कीजिए, सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए हैं। उठाइए और बिजली से, ये तो भगवान से जब आप बोलते हैं करणवीर सिंह राजपुरा जी, जब आप बोलते हैं सैकड़ों की संख्या, तो सैकड़ा शुरू कहाँ होता है, खत्म कहाँ होता है, एक बार गौर करिए। पहली बात। दूसरी बात, इस तरह की बातें वेग में नहीं बोली जा सकती है। आपकी कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, हर जिले में आपकी टीम है, आपको भी सरकार से ज्यादा मालूम होना चाहिए किस जिले में कितने लोगों की बारिश से मौत हुई है। आपका काम है ये सिर्फ सत्ता का काम नहीं है। लेकिन डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, जिस तरह से करणवीर जी का कहना है कि भाई पहले सीएस भी निकले, मुख्यमंत्री भी निकले, अब यूडीएस सेक्रेटरी, निगम कमिश्नर और जिला कलेक्टर जयपुर निकल गए, होगा क्या? ये सवाल वाजिब लगता है, उनका बनता है। मीना जी, बात तो वाजिब ही है, क्योंकि हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि मैं एक बात से अपनी बात शुरू करता हूँ मीना जी, कि मेरी जब मिठालाल जी मेहता चीफ सेक्रेटरी थे, कमिश्नर उदयपुर थे, बाद में वो चीफ सेक्रेटरी बने, तो एक बार इंटरव्यू लिया था मैंने उनका, तो उन्होंने कहा था प्लानिंग को लेकर कि राज्य की प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए जो आगे के 25 साल या 50 साल की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। मगर हमारे जो नेता हैं और हमारे जो अधिकारी हैं वो प्लानिंग पूरी प्रॉपर करते नहीं है, और हर बार सरकार चेंज होती है, उनकी प्लानिंग चेंज हो जाती है, उनका तरीका बदल जाता है या अफसर बदल जाते हैं। तो मेन चीज़ मीना जी ये कि प्लानिंग की बहुत बड़ी कमी इस राज्य में और सब जगह देखी जा रही है, न सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे देश में इस तरह की कमी है कि जो विजन होना चाहिए 25 से 50 साल का, वो विजन नहीं है। आज सीएम ने कहा है कि हम ये देखेंगे कि अब नालों को चौड़ा किया जाए। क्या ये नाले पहले चौड़े होने के लिए आदेश नहीं दिए जा सकते थे? नाले तो पहले भी चौड़े किया जा,
और आपके जो हॉट पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये इस तरह की जल भराव होता है, वो तो आपको पता है पहले से कि कहाँ कहाँ होता है। शहर में ड्रेनेज सिस्टम आपका खराब है, जितना भी आपका इनर एरिया देखिए वहाँ पे भी खराब है, वहाँ पे भी आपका कारें पूरी डूबी रही है, स्कूटी बहती है। तो उसके पीछे कारण क्या था कि ड्रेनेज जो प्रॉपर जितना पानी आ रहा है और जितना निकलना चाहिए उसका जो रेशो है वो प्रॉपर नहीं है। अगर जिस गति से पानी आ रहा है और जिस गति से निकलेगा, अगर वो बराबर हो तो जमा ही नहीं होगा। तो जो ड्रेनेज सिस्टम है मीना जी, वो बहुत ज्यादा डिफॉल्टी है, त्रुटिपूर्ण है, जिसकी वजह से ये स्थितियां होती है। रही बात एनएचआई की, तो एनएचआई को लेकर के तो बार बार बातें होते रही हैं। एनएचआई सेंट्रल के अधीन है, वहां से अधिक राज्य का प्रभाव रहता नहीं है, तो एनएचआई के अधिकारी जो चाहे मर्जी से करते हैं। मीना जी एक चीज और बता दूं, ये राजस्थान सूखा प्रदेश है, यहाँ पानी की कमी है, भूजल 800 मीटर से नीचे चला गया है। जो इतना पानी आ रहा है, इसको संरक्षण के लिए, भूजल संरक्षण के लिए क्या कर रहे हैं? ये बेस्ट टाइम है। ये जो पानी इकट्ठा हो रहा है, इसको अगर जमीन में उतार दिया जाए तो दोनों समस्याएं हल हो जाएंगी। भूजल संरक्षण भी हो जाएगा और जमीन का लेवल भी ऊपर उठ जाएगा, जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। सीएम भी आए, घूम के चले गए, अधिकारी नाले बना देंगे, ये वॉश आउट कर रहे हैं पानी को। लॉन्ग टर्म प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए मीना जी कि जो जमीन का भूजल स्तर बढ़ाए। ये पानी आपके लिए नियामत है, ये ऊपर के वाले की नियामत है। आप बिजली पैदा कर सकते हैं, पानी पैदा नहीं कर सकते। और पानी के लिए सबसे अगला विश्व युद्ध होगा, मगर स्थितियां ये हैं कि ये जो ड्रेनेज सिस्टम है, ये जो परिस्थितियां हैं, वो बिल्कुल भी प्लानिंग से नहीं की जा रही है। डॉक्टर मुनीश अरोड़ा, एक बात और कंप्लीट कर लूं। अभी केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी बनवाए हैं, राजस्थान में भी स्मार्ट सिटी है। आप वहां जाके क्या हालात है देखे आपने? जो पाइप डाले गए हैं सिवरेज के, वो इतने छोटे हैं जिसके हद नहीं। अगर तेज पानी आ गया तो वो हाँ बहुत छोटे हैं, जितना रिक्वायरमेंट होनी चाहिए उतना है ही नहीं उसके अंदर। तो आप आगे अभी तो शुक्र है कि हमारे यहाँ उदयपुर में नहीं आई है और जगह बरसात उतनी प्रॉपर नहीं आई, और जहां आपका जयपुर है वहां भी वो स्मार्ट सिटी है नहीं, तो वहां वो प्लानिंग है नहीं अभी इस तरह की। तो मेरा ये मानना है मीना जी की जो स्थितियां हैं उसमें प्लानिंग सबसे बड़े दोषी है। नेताओं को चाहिए कि 25 साल की आवश्यकताओं को देखते हुए प्लानिंग बनाए, ताकि जितना आवक हो और जितना बाहर निकले और उससे भूल जल संरक्षण हो। आपके बावड़ियां खोदिए, आपके कुएं खोदिए, ये पानी उसमें डालिए, रिचार्ज कीजिए। उस क्यों नहीं कर सकते आप? जगह जगह कुएं खोलिए, ट्यूबवेल्स खोदिए उस जगह पे जहाँ पानी आपका भरा होता है, उसमें पानी डालिए, आपका जाएगा, भूजल भी बढ़ेगा और आपकी वर्षों की समस्या भी हल होगी। और बहुत सस्ता साधन नहीं है, बहुत खर्चीला साधन नहीं है। डॉक्टर मुनीश अरोड़ा, जो बातें आप बता रहे हैं, सरकार के इंजीनियर्स, ब्यूरोक्रेसी के समझदार वरिष्ठ अफसर, ऐसा नहीं है कि उन सबको पता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हर बार हर सीजन में, खास करके बरसाती सीजन में ड्रेनेज की बात करते हैं हम, दूसरे सीजन आते हैं तो और अलग अलग तरह की बातें। इस हर साल की चर्चा के बाद हर साल उसी तरह की तस्वीरें दिखती हैं। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग, टाउन प्लानिंग, जिस तरह की बातें होती हैं, राकेश वशिष्ठ जी, इस वक्त की सरकार और राज्य के मुख्यमंत्री को ये एक संदेश की राजनीति है, लेकिन साथ साथ इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसे संदेशों से ही काम भी होंगे, क्योंकि जो अफसर सड़कों पर निकले हैं तो कुछ जाकर काम भी करेंगे, कुछ काम होंगे तो जनता को कुछ राहत भी मिलेगी। तो एक तो हुआ कि कब निकले, जैसे करणवीर जी ने कहा बहुत देर से निकले, लेकिन गोविंद जी ने कहा अभी भी समय है, कोई बात नहीं है, देर हुई लेकिन जागे तभी सवेरा। तो एक तो ये है संदेश की राजनीति, संदेश के साथ साथ भरोसा अपनी आवाम में पैदा करना। सीएस से लेकर उनके अधिकारी और मुख्यमंत्री से लेकर उनके जो कैबिनेट के लोग हैं वो कर रहे हैं, ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक तो ये संदेश और प्रयास है, और दूसरी तरफ है लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी। मुख्यमंत्री और उनकी सरकार क्या करें, किस तरह से इस काम को करें कि डॉक्टर मुनीश अरोड़ा जो बता रहे हैं, आपका अनुभव जो बता रहे हैं, हर जिले में इस तरह के अनुभवी लोगों की बहुत बड़ी संख्या है।
उन्हें साथ लेकर, स्टेक होल्डर्स, इंडस्ट्री सबको साथ लेकर, ये बुनियादी चीजें हैं किसी भी शहर, किसी भी प्रदेश और किसी भी देश के लिए। देखिए मीरा जी, अभी मैं परिचर्चा तीनों विद्वान साथियों की सुन रहा था। ये जो विपदा जो आई है, प्राकृतिक विपदा कह सकते हैं, इसका ना तो कोई टाइम टेबल होता है, ना कोई सीमा होती है। ये भी नहीं होता कि हर साल आ रही हो, ये भी नहीं होता कि कल आज जयपुर में आ गई, कल जयपुर में ना आए। अब हम जयपुर का उदाहरण देखें तो कम से कम 10 साल के बाद इस तरह की थोड़ी स्थिति आई है, वो भी इससे कम थी, इतनी नहीं आई, ये आई है। अब इस समय मौके का मुआयना कर रहे, चाहे चीफ मिनिस्टर हो चाहे अफसर हो, इसमें तात्कालिक तो केवल यही हो सकता है कि जो अपना पानी भरा हुआ है उसको निकालने का काम हो सकता है। ये तो हो नहीं सकता जिस तरह की बात अपन मुनीष जी कर रहे थे या करणवीर जी कर रहे थे या जो कर रहे थे, कि किसी तरह की योजना को शुरू किया जा सके। दूसरी बात, सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, हमारा जो राज्य है विकसित राज्य नहीं है, विकासशील है। हमारे पास आर्थिक समस्याएं बड़ी भारी हैं। एक पैर को आप करोगे तो दूसरा पैर आपका नंगा दिखेगा। समस्याएं इतनी ज्यादा हैं, मूलभूत समस्याएं जो हैं उनको करने की जरूरत होती है। और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात यह है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए भरपूर पैसा चाहिए। और इस समय राजस्थान ही नहीं, पूरे इंडिया इस समय विकासशील की स्थिति में है, विकास राष्ट्र नहीं है। तो सबसे बड़ी आर्थिक समस्या ये होती है। अब आज जैसे TN से अपने कमिश्नर टी रविकांत निकले अपने दौरे के साथ। टी रविकांत जी को मैं काफी अच्छी तरह जानता हूँ, काफी नजदीकी जानता हूँ, भरपूर रहे हैं और मैंने उनकी कार्यप्रणाली को देखा है। उन्होंने निकाल लिया। अब इसमें करे भी क्या, जो कॉलोनीज में जो मकान थे वो अब मल्टी स्टोरी फ्लैट्स में तब्दील हो गए। जो ड्रेनेज सिस्टम का जो था वो आउटलेट था, वो डैमेज हो गया। अब आज की तारीख में बरसात का पानी जितना इनपुट आ रहा है उससे ज्यादा आउटपुट नहीं है, आउटलेट नहीं हो पा रहा। तो वो एक सबसे बड़ी समस्या है जिसके कारण जयपुर के अंदर ये स्थिति बनी हुई है। जहाँ पे भी बाढ़ आ रही है सभी जगह स्थिति है। अब हमारे यहाँ देखें, हमारे कम से 15 साल के बाद स्थिति आई है, इतनी स्थिति भी नहीं आई। इतनी गंभीर स्थिति पहली बार आई है। जो आपके 15-20 साल के बच्चे हैं उनको तो पहली बार देखा भरतपुर जिले में कैसे इस तरह की स्थिति आई। हमने तो पहले बहुत देखा था। तो ये इस तरह की जो बातें है ना, अभी जो चाहे मुख्यमंत्री आ रहे हैं चाहे सरकारी तंत्र उसमें आ रहा है, तो वो उससे क्या है कि एक तो लोगों में मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है कि सरकार को सचेतक काम करने की स्थिति में। दूसरा, उन्होंने एक बड़ी बात टी रविकांत ने कहा, ड्रेनेज सिस्टम की बात कही कि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो पुराना है, इसको थोड़ा गहरा करने की जरूरत है, उसकी आउटपुट बढ़ाने की जरूरत है। और बेसिक समस्या यही है जो उन्होंने पकड़ी है। अब इसमें जो सबसे शहरी क्षेत्र में जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो इनके ड्रेनेज सिस्टम की आती है, जिसके लिए जिम्मेदार नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम होते हैं। समय से पहले अगर इनकी सफाई व्यवस्था हो जाए, प्रॉपर ड्रेनेज पानी निकल जाए, होता है सारा ठेके में काम होता है। अब आप जानते हैं कि ठेके में और इनके ब्यूरोक्रेसी में कितनी मिली भगत होती है और किस तरह का काम होता है और क्या बातें होती है। राकेश जी, जिलों में यहाँ तक कि राजधानी में नालों से जो सड़ांध आती है और जिस तरह की उनकी स्थिति होती है वो वाकई में हमें शर्मसार करती है। और वही कह रहा हूँ कि चाहे कहीं हो तो वो प्रॉपर काम हो नहीं पाता, तो उसका खामियाजा निकलना पड़ता है। अगर वो कीचड़ पहले से निकल गई होती, पहले एक सिस्टम हुआ करता था कि आपके मई के महीने से इनकी सफाई शुरू हो जाती थी और सारे नालों को साफ कर दिया जाता था। तो वो इस बार काम तो हुआ, पैसा तो खर्च हुआ, लेकिन जो आउटपुट जो निकल के आना चाहिए था वो आउटपुट निकल करके नहीं आया। अब चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, आप एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप तो लगा सकते हैं, लेकिन कार्य प्रणाली में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अब जहां तक नई सरकार की बात है, नई सरकार का तो काम अब देखा जाएगा कि इस घटना के बाद वो क्या आगे के काम करते हैं, क्या आउटपुट निकलता है। आपका ये निश्चित तो मैं मान के चलता हूँ टी रविकांत जो आज निकले जिस तरीके से,
उन्होंने काम किया है, उसका कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा और आगे के लिए जयपुर के भविष्य के लिए कोई ना कोई, अगर वो टिके रहे इस पोस्ट पर तो कोई ना कोई जी। कार्रवाई और कोई ना कोई काम निश्चित रूप से होगा। जी, करणवीर सिंह जी को कुछ आपत्ति थी राकेश जी की बात पे, उनको सुनते हैं पहले, उसके बाद गोविंद सिंह छिपा जी मैं आपके पास आती हूँ। जी बोले करणवीर जी, ऑडियो ऑन करिए अपना। राकेश जी ने कहा कि नगर निगम, निकाय, नगर पालिका, तो अशोक गहलोत जी की सरकार ने वही माइक्रो मैनेजमेंट, जो जिलों की संख्या बढ़ाना हो, चाहे नगर पालिकाओं की संख्या बढ़ाना हो, चाहे नगर निगम के टुकड़े करने की बात हो। एक मिनट सुन लीजिए राकेश जी, जब जयपुर के 250 वार्ड, जब जयपुर के 250 वार्ड किए गए थे तो वो इसी आवश्यकता के अनुसार किए गए थे कि वो जो प्लानिंग है, नगर निगम का जो ढुलमुल रवैया है, उसमें सुधार हो सके। पर कहीं ना कहीं वो भी राजनीति का शिकार हो गया। आप और हम इसके साक्षी है कि नगर निगम ग्रेटर के अंदर कितनी वार्षिक बैठक हुई, कितनी उन्होंने बैठकें की और कितना क्या। इस बार इन 8 महीनों के अंदर नाला सफाई, नाला मरम्मत, इस तरह के काम तो शायद शुरू ही नहीं हुए, टेंडर ही नहीं हुए, उनकी ऐसे ही खाना पूर्ति हो गई। इसका शायद आपको भी इसका इल्म होगा कि ये हुआ या नहीं हुआ। जी जी, तो करणवीर जी की जो भी चिंताएं हैं, गोविंद सिंह छिपा जी, सत्ता में आप हैं इसलिए दूर करना आपकी जिम्मेदारी है। ऑडियो ऑन करिए गोविंद जी। देखिए, करणवीर जी की बातों में क्या सच्चाई है मैं आपको बताता हूँ। ये दावे करते थे कि पिछली सरकार में 410 करोड़ रुपए जेडीए ने खर्च करे ड्रेनेज सिस्टम के लिए। वो पैसे गए कहाँ, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। अगर वाकई उसमें से कुछ इन्होंने ईमानदारी से खर्चा किया होता तो ये शहर की ये सूरत नहीं देखने को नहीं आती। अरे आप कम से कम हमारी नगर निगम से पूछिए, नगर परिषद से पूछिए, नगर पालिका से पूछिए। देखिए मीना जी, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ किसी को भी, तो इनको भी आप कर लीजिए, बीच में नहीं बोले, आपकी बारी आए तब बोल लीजिए आप। अब देखिए इनकी कार्यशैली हमारी कार्यशैली में, मैं आपको एक छोटा सा अभी फर्क बताता हूँ। आपको पिछले दिनों एक वार्ड नंबर 5 में विद्यार्थी नगर में बेसमेंट में पानी उसमें भरने से और दीवार जो है धंसने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई थी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी वहां पहुंच गई, दौरा किया, लेकिन इनके वहां के पार्षद को वहां पहुंचने का समय नहीं मिला। ये इनकी कार्यशैली है। एक पार्षद के पास कितना छोटा सा एरिया होता है। और 250 वार्ड जो आपने किए ना करणवीर जी, किस मंशा से किए राजस्थान का बच्चा जानता है। आपने कुछ शहर के कुछ हिस्सों पर, इलाके पर कब्जा करने की नीयत से आपने वार्डों के टुकड़े किए। अरे दिल्ली जैसे बड़े शहर में जब कब्जा करने की, लोकतंत्र के जमाने में आप कब्जा करने की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं आप? तो आप ये इसकी बात सुनूंगे आपने 250 वार्ड किए, क्या संसाधन बढ़ाने का काम भी किया? और आपने 250 वार्डों में हमने बहुत पॉइंट उठाया, सुनना पड़ेगा। नहीं, आपको सुनना पड़ेगा। आपको देखिए, सुनने का धैर्य रखिए करणवीर जी, सुनने का धैर्य रखिए आप। 250 वार्ड जो जयपुर शहर में किए, 7,500 कर्मचारी पूरे जयपुर शहर में थे, हेरिटेज और ग्रेटर नगर निगम में मिला के 4,500 कर्मचारी इन्होंने आवंटित कर दिए हेरिटेज, जहां पे कांग्रेस का बोर्ड था, और 3,500 कर्मचारी दिए 150 वार्डों को, जहां ग्रेटर नगर निगम का बोर्ड था। आप देखिए संसाधनों का बंटवारा किस तरीके से किया। जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से ग्रेटर नगर निगम टेढ़ा है हेरिटेज से, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने संसाधनों का बंटवारा हेरिटेज में ज्यादा किया और ग्रेटर नगर निगम में कम किया। यही हाल उदयपुर का, यही हाल जोधपुर का, यही हाल कोटा का। ये तो मैं आपको बता दूं। अब ये अधिकारियों की उदासीनता की बात आप कर रहे हैं, अधिकारी, ये अभी मुनेश जी ने बहुत अच्छी बात कही, राकेश जी ने, कि अधिकारी सड़क पे, टी रविकांत जी सड़क पे निकले, और उनको सड़क पे निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि मुख्यमंत्री साथ में जा रहा है, चीफ सेक्रेटरी साथ में जा रहा है, सुधांशु पंत खुद सड़क पे जा रहे हैं। आप सरकार अगर सड़क पर निकलती है, जनप्रतिनिधि अगर सड़क पर निकलता है, तो उसका एक प्रभाव जनता के बीच में जाता है। लेकिन इनके जनप्रतिनिधियों को, या इनके नेताओं को, या इनके पार्षदों को जनता के बीच में जाने की फुर्सत नहीं है। मैंने अभी उदाहरण दिया वार्ड नंबर 5 का, जहां पे एक दुर्घटना घट गई थी, वार्ड पार्षद नहीं पहुंचा, आज तक नहीं पहुंचा। अभी मैंने कल तक की रिपोर्ट में, मैं तो कल नगर निगम बैठक में जाके आया हूँ, आज तक नहीं पहुंचा, और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी वहां पहुंच गई।
मैं आपकी बात का जवाब दे देता हूँ। दिव्या कुमारी जी की विधानसभा की अरे बात कर अपनी रहे हो, बारी मैं का भी उस नंबर है, विधानसभा मैंने इंतजार किया ना। नहीं, मैंने इंतजार किया ना। आप पॉइंट लिख के रखिए जैसे मैं लिख के रखता हूँ। आप अपनी बारी आए बोलिएगा, मना थोड़ी है आपको बोलने से। अपनी बारी आए तब आप बोलिएगा मेरे पॉइंट पर भी, जैसे हाँ, मैंने लिख के आप रखे पूरी हैं एक एक बात पॉइंट अपनी आप बात भी लिखिए। कीजिए। हाँ, मैं मुनेश जी की एक बात का बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। इन्होंने एक हमारा हो सकता है सरकार को पहले से भी ध्यान में हो, नहीं ध्यान में होगा तो मैं ध्यान दिलाऊंगा। भूजल संरक्षण की बहुत अच्छी बात कही है। जो आसमान से ये जो नियमित के रूप में ये जो बरसात बरसी है, भूजल संरक्षण पे इसमें काम होना चाहिए। और मेरा विश्वास है कि सरकार इस पे काम कर रही होगी, सोच रही होगी। अगर सरकार का ये इस तरफ ध्यान नहीं गया तो मैं सरकार में बैठे लोगों को इसका ध्यान दिलाऊंगा। ये बहुत अच्छा विषय है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। जी अब बोलिए। जी करणवीर जी। गोविंद जी, जिस विद्याधर नगर विधानसभा की आप बात कर रहे हैं, मैं उसी विद्याधर नगर विधानसभा का निवासी हूँ। जब से दिव्या कुमारी जी सरकार में आई है, उससे पहले पिछली सरकार के अंदर सिक्कर रोड को लेके ड्रेनेज की व्यवस्थाओं के बारे में लगातार काम शुरू हो गए थे। अब उन कामों को कितना का आप लोगों ने आगे बढ़ाया? उप मुख्यमंत्री के इलाके में दूसरी बार गाड़ियां तेरी है। पिछली जो 5 अगस्त की बात कर रहे हैं, उसके बाद में और आज की स्थिति में कितना का आप अंतर लेके आए? ये केवल हवाई फायर है, खाना पूर्ति तक ही सीमित है। अगर आपके औचक निरीक्षण आपकी की जो अधिकारी और जो मंत्री विभाग में जाते हैं, अस्पताल में जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, अगर वो जाते हैं, उनके कार्यशीलता में कोई बदलाव आता, वहां की परिस्थितियों में कोई परिवर्तन आता, तो हम सब मानते हैं कि हाँ, इन अधिकारियों के ग्राउंड में जाने से कोई फर्क पड़ता है। केवल केवल खाना पूर्ति स्टंटबाजी तक ही सीमित है ये सब चीजें। अगर इनमें कोई काम होता तो वो दिखता, तो वो करणवीर जी, वो देखिए आंदोलन से पहले दिखता। दो बातें हैं करणवीर जी। जब जी मैम। रोजगार मेलों में मुख्यमंत्री खुद जा रहे थे राजस्थान में, जयपुर ही नहीं बाहर भी, तब आप लोगों की दलील होती थी कि मुख्यमंत्री के जाने से फर्क पड़ता है। मुख्यमंत्री हर रोजगार मेले में जाते थे और वहां पर लोगों को क्या फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है। हालांकि उस समय सिर्फ मुख्यमंत्री जाते थे, उस समय मंत्री जो कैबिनेट है या जो अफसर हैं वो इस तरह से नहीं जाते थे। तो जब मुख्यमंत्री के जाने से असर होता है तो ब्यूरोक्रेसी भी अगर जाती है तो असर दोहरा होगा। चीफ सेक्रेटरी जाते हैं तो तिहरा होगा। अगर चीफ सेक्रेटरी की भी टीम जाती है तो ग्राउंड पे जो लोग काम करने वाले छोटे इंजीनियर्स हैं या छोटे जितने भी कर्मचारी हैं, उनमें एक डर होगा, उनमें एक असर होगा, लोगों में भी एक विश्वास होगा कि हम हमारी समस्या लेकर जाएंगे तो सुनी जाएगी। तो इसमें तो आपकी जो लंबे समय से आपने कांग्रेस शासन में रहते हुए दलीलें दी, उनमें और आज आप विपक्ष में रहकर दलील दे रहे हैं, उसमें फर्क है। आप कह रहे हैं कि जमीन पर जाने से कुछ नहीं होगा, तो क्या बिल्कुल अंदर मीना बैठ जी। जाने से अंदर जब कमरों में बैठ जब जाने से कुछ नहीं, होगा? जब जब मुख्यमंत्री जी मैदान में जाते हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जनता की आस बढ़ती है कि कहीं ना कहीं अब ये काम होंगे। जब मार्च अप्रैल के अंदर मुख्यमंत्री जी एसएमएस अस्पताल गए थे, वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया था, तो वहां के मरीजों ने सोचा कि यहाँ कुछ चीजें दुरुस्त होगी। पर आज जब आप देखिए मुख्यमंत्री जी के जाने के बाद में भी आज हम देखते हैं कि वहां छत गिर रही है, पानी के भराव की समस्या आ रही है, पानी के का रिसाव नहीं है, वहां ड्रेनेज नहीं है। तो उसका कितना का असर हुआ, ये भी तो देखने की आवश्यकता है। गए हैं, लोग देखने लग गए हैं कि ये पर्ची सरकार के जो चुने हुए मुख्यमंत्री है, ये कितने अरे आगे के प्रति संवेदनशील है। करणवीर जी, अब बहुत समय हो गया, कोई दूसरा डायलॉग लाइए, अब बहुत हो गया पर्ची सरकार। मुनीश अरोड़ा जी, मुनीश जी आप बताइए। करणवीर मनीष जी जी थोड़ा तो टाइम के साथ बदलाव होना चाहिए, प्रोग्रेस होनी चाहिए। तो हो गए ना 8 महीने पर्ची सरकार को चलते हुए, अब तो मुख्यमंत्री जी नहीं फुल तो स्पीड में काम कर रहे मीना हैं, जी तो कुछ नया लाइए। मीना जी भजन मंडली वर्किंग में नहीं आई ना, इसी का दर्द। करणवीर जी जी जी, शांति धारीवाल जी को मैम। बहुत आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री के नाम का सम्मान होता है, आप प्लीज ऐसे नहीं कर सकते। ये बात हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। शांति धारीवाल की बाकायदा विधानसभा में उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया, उनकी आलोचना हुई। मुख्यमंत्री का सम्मान होता है, उनके पद का सम्मान होता है, उनके नाम का सम्मान होता है। आप ऐसे नहीं कर सकते। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा। मीना जी, सबसे बड़ी बात ये कि सरकार का मुखिया अगर सड़क पे उतरता है तो पूरी ब्यूरोक्रेसी एक्टिव हो जाती है, नीचे का इंजीनियर एक्टिव हो जाता है। गुलाब चंद कटारिया ने राजस्थान पुलिस में बीट सिस्टम चालू किया था। हर एक कांस्टेबल को एक बीट दे दी थी कि इस इलाके में कोई गड़बड़ होगी तो तू जिम्मेदार होगा। ऐसे ही हर इंजीनियर की बीट होनी चाहिए। अगर उस इलाके में कोई गड़बड़ी है, सफाई नहीं है, तो उसके लिए वो जिम्मेदार होगा, तो ये स्थितियां नहीं आएंगी।
अगर उसको पैनलाइज किया जाएगा। गोविंद जी, एक चीज मैं आपकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ, सीएम का उतरना अच्छी बात है, मगर मंत्रिमंडल का एक्टिव होना भी बहुत जरूरी है। मीना जी, एक ध्यान आपकी ओर दिलाना चाहता हूँ और गोविंद जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, आज की डेट में किसी भी वेबसाइट पे आपके किसी भी मंत्री का रेसिडेंस का एड्रेस नहीं है। किसी भी मंत्री का सेक्रेटरीट में कौन सा ऑफिस है उसका एड्रेस नहीं है, कि उसका चैम्बर कौन सा है, उसके मिलने का टाइम क्या है। अगर ब्यूरोक्रेसी को एक्टिव करना है तो मंत्रियों का एक्टिव होना जरूरी है, और मंत्री तभी एक्टिव होंगे जब उनके बारे में प्रॉपर प्रचार प्रसार होगा कि ये मंत्री इतने बजे यहाँ मिलेगा, इसका रेसिडेंट ये है, इसका ऑफिस एड्रेस ये है, इसका फोन नंबर ये है, इसका ईमेल एड्रेस ये है। आज अगर कोई शिकायत हो जाए तो गोविंद जी किसको शिकायत करने जाएंगे आप? अब तो 8-9 महीने हो गए ना सरकार को बने हुए, अब तक तो आ जानी चाहिए थे सारी वेबसाइट्स पे। किसी भी वेबसाइट पे नहीं है, चाहे आपके डीओपी की वेबसाइट पे चले जाए, चाहे विधानसभा के पे चले जाइए, चाहे किसी पे भी चले जाइए, चाहे विभाग के पे चले जाइए। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मंत्रियों को गियर अप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मंत्री कहीं का तो विधायक है और कहीं का वो प्रभारी है। तो इस तरह से एक्टिव करने के लिए ये बहुत जरूरी है। और दूसरा, अधिकारियों की बीट होनी चाहिए मीना जी, जब तक बीट नहीं होगी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय नहीं होगी। और तीसरी मीना जी, एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि जितने 410 करोड़ रुपए खर्चे की बात कही अभी, या उससे पहले जो खर्चे हुए, उसकी आज तक ऑडिट होती है क्या मीना जी? कभी आज तक कभी किसी ने ये ऑडिट करके बताया कि ये फंड वहां खर्च हुआ था और इसका ये परिणाम है, आज ये उसका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? इसीलिए तो इतना जबरदस्त विपक्ष की भूमिका होती है, इसीलिए तो शैडो गवर्नमेंट की बात विपक्ष में की जाती है। इसीलिए तो विपक्ष को ये देखना होता है कि उनकी तहसील में, उनकी ग्राम पंचायत में, उनकी नगर निगम, नगर परिषद में, उनके विधानसभा क्षेत्र में जितना बजट का आवंटन जिन जिन मदों पर हुआ, क्या वो जनता के बीच पहुंचा? लेकिन क्योंकि सब आपस में मिले हुए हैं, मालूम है कि इस बार हमारे कार्यकर्ता, इस बार हमारे कार्यकर्ता, इसलिए जनता से किसी को ज्यादा वास्ता रहता नहीं। मीना जी, ठेका भी तो चुन चुन के दिए जाते हैं। ठेके की भी कौन सी ऑडिट होती है सही से? ये तमाम जो व्यवस्थाएं मीना जी, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। मीना जी, आपने एक लाइन बोली थी बीच में इंजीनियर्स की कार्यप्रणाली को लेकर, उसका एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं। एक उदयपुर का रूपसागर तालाब है, जिसका मैंने एक पहले भी जिक्र किया था, जिसमें 1.5 फीट बाय 1.5 फीट की मोकी है। वो उसमें चौक कर दी गई, वो भर गई, पीछे तक पानी बैकअप में चला गया। सारे हैंडपंप मंगा लिए दरीबा से, बड़े बड़े सब कुछ कर लिया। तो हेमंत गेरा जी थे उस समय कलेक्टर, और मैं भी ऐसे गया घूमते हुए। तो मैं परेशान अधिकारी के, यार 4 दिन हो गए पानी टूट नहीं रहा। मैंने कहा कर क्या रहे हो, इतने बड़े पेट्रोल के पंप लगा लिए, डीजल मंगा लिए। मैंने कहा किसी की भी जरूरत नहीं है, आप साइफन का तरीका अपनाओ, पानी इधर से इधर निकल जाएगा। तो ये तो सबकी जगह साइफन, मैडम समझती हैं आप, साइफन वो होता है कि पाइप को आप भर लीजिए पानी से, एक हिस्सा इधर डाल दीजिए और दूसरा नीचे कर दीजिए, तो पानी अपने आप प्रेशर से निकल जाएगा दूसरी तरफ। दैट्स कॉल्ड साइफन टेक्नोलॉजी। अपने आप प्रेशर से निकलता है भाई, एयर प्रेशर से। तो मैंने कहा आपका ये पेट्रोलों को और इतना जो आप खर्चे कर रहे हो लाखों रुपए, इसकी जरूरत ही नहीं। आप बड़े पाइप जो मंगाए हुए हैं, वो एक एडवर्टाइजमेंट आता था डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, अगर आपको ध्यान हो, वो असरानी जिसमें आते थे, सारे घर के बदल डालूंगा, आप लोगों को ज्यादा बेहतर याद होगा। तो राकेश जी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो ये कहें कि मैं सारे घर के बदल डालूंगा, क्योंकि व्यवस्था में हाथ और सीमाओं में वो भी बंधे हुए हैं। और इस व्यवस्था में जो करप्शन जिस लेवल पर है, उससे भी पार पाना इतना आसान नहीं है। लेकिन इन तमाम सीमाओं के बीच पे, बंधे हुए हाथों के बीच भी बहुत कुछ ऐसा है जो मुख्यमंत्री और उनकी सरकार कर सकते हैं। हमेशा करने वालों के लिए रास्ते खुले हुए रहते हैं। और जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं, वो ना तो कोई स्मार्ट सिटी की बात हो रही है, वो ना ही कोई बहुत बड़े इंडस्ट्री लगाने की बात हो रही है। वो तो सिर्फ इतनी सी बात है, सड़कों पे पानी नहीं इकट्ठा हो, गाड़ियों का ट्रैफिक इतना जबरदस्त ढंग से नहीं लगे,
पानी जो मिल रहा है प्राकृतिक रूप से, उसका प्राकृतिक रूप से संरक्षण हो जाए। ये बहुत आसान काम है। अगर अगले 4.5 साल में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सिर्फ सिर्फ एक काम पर फोकस कर लें, तो भी उनके सरकार की, उनके कार्यकाल की ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है कि अगले आने वाले 10, 15, 20 साल में हर साल इतनी बारिश आ जाए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है जनता को। और ये इतना मुश्किल काम नहीं है राकेश। देखिए मीना जी, इस समय जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो पानी को, ड्रेनेज को बाहर निकालने की है, जिससे हम लोगों को फायदा है। ये जो प्लानिंग की जो सारी बातें हैं, मैं आपको एक बात ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ये जो जल आपका हार्वेस्ट सिस्टम की जो बात कर रहे हैं मुनीश अरोड़ा जी, पहले लागू हुआ था। अब दिक्कत है, उन्होंने मकानों में भी लगा लिया, सरकारी संस्थानों में भी लगा लिया, ऑफिसों में लगा लिया, बारिश ही नहीं हुई। बारिश ही नहीं हुई तो आप उठा के देख लीजिए, आप कई जगह कलेक्ट्रेट जो बड़े बड़े ऑफिस हैं सरकारी, वहां वो टूटे पड़े हैं सारे सिस्टम। क्योंकि मैंने सबसे बड़ी समस्या जो बताई कि ये कोई रेगुलर आपदा नहीं है कि हर साल आपदा है। ये हालांकि सुझाव अच्छा है, होना चाहिए और इससे फायदा ही मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि 10 साल में, 15 साल में इस तरह की कहीं किसी इलाके में आगे, आज जयपुर में आ गई, तो कल अगले साल उदयपुर में आ जाए। तो उसके लिए सारे प्लानिंग की जरूरत है और एक स्टेप बाय स्टेप इसको करने की जरूरत है। इस समय आप ये उम्मीद करें कि सरकार निकली है, मुख्यमंत्री जी निकले हैं, तुरंत ही सारी एक झाड़ू की छड़ी घुमाएंगे, सारा पानी बाहर हो जाएगा, अब वो संभव नहीं है, वो नहीं हो पाएगा। इस समय तो केवल प्राथमिकता इस बात की है कि जिन जिन इलाकों में पानी भरा हुआ है उनको तुरंत निकाल करके बाहर कर निकालें। अब दिक्कत कैसा, सबसे बड़ी क्या दिक्कत आ रही है, ये तो आपने भी देखा होगा कि जितना भी सराउंडिंग एरिया है वहाँ अवैध रूप से कॉलोनियों का निर्माण हुआ है। पहले बरसात होती थी, जयपुर की मिट्टी बड़ी रेतीली है, एब्जॉर्ब करती है पानी को, और एब्जॉर्ब करती है तो काफी पानी को एब्जॉर्ब कर लेती थी। अब जो एब्जॉर्बेशन का जो काम है ना, वो एक लिमिट एरिया में हो गया, वो आपके शहर से बाहर निकलेगा। उसको रोकने के लिए अवैध बस्तियां मौजूद हैं, उनका जो सिस्टम है वो उसमें सारी दिक्कत करते हैं, क्योंकि हर जगह वो सिस्टम है नहीं जो नगर पालिकाएं सारी करती हैं। ये जयपुर नहीं, सब जगह स्थिति ये है। तो इस समय इस बात के लिए आप, इस बात की भी जरूरत है कि अवैध कॉलोनियों का निर्माण ना हो। अगर निर्माण हो तो उसमें वो सारे सिस्टम लागू होना आवश्यक हो, तो इस बात को किया जा सकता है। लेकिन ये दूरगामी सारी सोच है, सारे विचार है जिसको किया जाना चाहिए। मैं एक बात तो जरूर कह सकता हूँ, ये बात, क्योंकि भजनलाल जी आपसे जानता हूँ कि उनको निचले स्तर से लेकर के सारी समस्या मालूम है कि कहाँ तो करप्शन होता है, कहाँ क्या सारी बातें, क्योंकि जमीन से उठा हुए आदमी, उन्होंने ठेकेदारी भी की है, उन्हें सामान से उनको सारा पता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और उसका आउटपुट आने लगा है। जिस तरीके जो कार्रवाई हो रही है, सख्ती हो रही है। अब मैं एक उदाहरण आपको बताऊं। सबसे बड़ी समस्या कर्मचारियों की होती थी, 11 बजे जाते थे, 4 बजे चले जाते थे। मुझे पता नहीं, भरतपुर की स्थिति है कि 9:30 बजे कर्मचारी पहुंच रहा है और शाम को 5:30 और 6 बजे निकल कर आ रहा है। एक अभी जो सिस्टम आपका करने वाला है, एक ही दिन में वो सारी समस्याओं का फाइल का निपटारा होगा। अगर ये सिस्टम लागू हो गया तो ब्यूरोक्रेसी पर बहुत बड़ा अंकुश आएगा और उसमें गति भी आएगी। इसलिए थोड़ा समय तो लग सकता है। इससे समय आवश्यकता केवल पानी की निकालने की है। और जो सुझाव है मुनीष जी ने किए ये भी अच्छे हैं, गोविंद जी ने किए ये भी अच्छे हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए उम्मीद करते हैं गोविंद जी नोट्स बना रहे हैं, वो यूडीएस सेक्रेटरी तक, सरकार तक पहुंचाएंगे। करणवीर सिंह जी, आपने कहा आप दिया कुमारी के इलाके में हैं, तो विद्याधर नगर में एक गणेश पार्क है, आपको मालूम होगा, जरा दुरुस्त करिए कि वहां पर शाम को लाइट जले और शाम को वॉक करने वाले लोगों को परेशानी नहीं हो। विपक्ष को मालूम है वहां पर पिछले 1 महीने से लाइट नहीं जल रही है, सत्ता पक्ष के तो छोड़ दीजिए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 24 पर हमारी हर दिन कोशिश होती है कि सत्ता में जो कुछ हो रहा है आपके सामने लाएं और आप जानें कि उसमें आपका हित कितना है, सरकार जो कर रही है उसमें काम कितना हो रहा है, दिखावा कितना हो रहा है। यूडीएस सेक्रेटरी टी रविकांत की पहल निश्चित रूप से प्रशंसा, तारीफे काबिल है। अब उसका असर कितना होगा आने वाले दिनों में, यह आप और हम सब पर भी निर्भर करेगा। आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।